एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत आज हम पढ़ेंगे। ये पार्ट थर्ड है हमारा द दिल्ली सल्तनत का। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने क्लियर कर लिया था, पार्ट थर्ड है ये। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्टेब्लिशमेंट हमने इसके पहले के पार्ट में पढ़ लिया था। इन द 13th century दिल्ली सल्तनत रूल्ड इन दिल्ली वॉज हेवीली फोर्टिफाइड बाई गैरिशन। फोर्टिफाइड का मतलब होता है जो किले वगैरह होते हैं, ठीक है ना। फोर्टिफाइड बाय गैरिशन, गैरिशन का मतलब होता है जो रक्षा करने वाली सेना होती है, दल होता है ना, तो उसके किले बनाना, बड़े बड़े किले बनाना, उनको मजबूत करना, ठीक है ना, अपनी सेना को मजबूत करना ताकि कभी आक्रमण वगैरह हो तो हम इसलिए उस पर अपना कब्जा कर सकें, कैप्चर कर सकें, किसी भी लड़ाई को जीत सकें, ठीक है ना, कंक्योर कर सकें। तो क्या हुआ, 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत रूल्ड इन दिल्ली विच वाज हैवीली फोर्टिफाइड बाय गैरिशन। काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने अपने जो है रक्षा दल उन्होंने बना लिए थे, सेना उन्होंने बना लिया था 13th सेंचुरी में। अब ये क्या था कि 1526 तक में तो सारा का सारा फिनिश हो गया था, ये दिल्ली सल्तनत सारा का ख़त्म हो गया था वहाँ पे। 13th सेंचुरी में क्या था, उससे पहले ही दिल्ली ने रूल किया। सुल्तान नेवर कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़। हिंटरलैंड का मतलब होता है अविकसित एरिया है, ठीक है, हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़। दस हैड टू डिपेंड ऑन ट्रेड, प्लंडर एंड ट्रिब्यूट ऑफ सप्लाई। क्या होता था कि उनका कोई कंट्रोल नहीं था हिंटरलैंड पे, जो आसपास के एरिया थे जिन पे उनका कैप्चरिंग उनकी नहीं थी, तो डिपेंड वो केवल ट्रेड पे चल रहे थे, प्लंडर पे चल रहे थे। प्लंडर का मतलब होता है रॉबरी, लूट वगैरह, है ना, एंड ट्रिब्यूट फॉर सप्लाई। तो ये क्या करते थे कि वहाँ पे उन्होंने सप्लाई वगैरह क्या करी, कंट्रोल नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो सप्लाई वगैरह काफ़ी वहाँ पे प्रभावित हो रही थी। इट वाज नॉट ईजी टू कंट्रोल गैरिसन टाउन इन बंगाल। बंगाल का जो गैरिसन टाउन था वो कंट्रोल करना ईजी नहीं था। गैरिसन टाउन का मतलब वहाँ की सेना को कंट्रोल करना ईजी नहीं था। बैड वेदर, वहाँ का वेदर जो था, मौसम काफ़ी अच्छा नहीं होता था, और डिस्टेंस काफ़ी वो दूर भी था। एंड सबसे बड़ा जो रीज़न था वहाँ रेवलेशन, वेयर बिगेस्ट वीकनेस फॉर द दिल्ली सल्तनत। रेवलेशन का मतलब है कि विद्रोह वगैरह वहाँ पे काफ़ी होते रहते थे, और ये सबसे बड़ी वीकनेस थी, क्योंकि विद्रोह वगैरह बार बार होते थे तो जो उनकी सेना थी वो डिस्टर्ब होती थी, उनका जो टैक्स वगैरह होता था, रेवेन्यू वगैरह होता था, वो भी बहुत सारा डिस्टर्ब होता था। ये एक और मैप यहाँ पे दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी कैंपेनियन इनटू साउथ इंडिया। ये जितना भी पिंक पिंक शेडेड है ना, ये सभी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का कैंपेनियन था। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इन एरियाज़ को कंक्योर किया था, अपना शासन किया था वहाँ पे साउथ इंडिया में। अभी देख लीजिए, इनिशियली दिल्ली सल्तनत एम्ड टू कंसोलिडेटेड द हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन। जो दिल्ली सल्तनत थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि वो क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। जो गैरिसन टाउन है उनके आसपास अपने जो सेना है उनके साथ कंसोलिडेट करेंगे, आसपास जितना भी एरिया में वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे उनको धीरे धीरे वो कैप्चर करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। द फॉर दिस फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड इन गंगा। जो गंगा नदी थी, यमुना दोआब थे, एंड नोमेडिक पास्टोरलिस्ट थे, वेयर ड्रिवन अवे। तो इसके लिए वहाँ पे अपना कब्जा करने के लिए, कैप्चरिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट हटाने लगे, ठीक है ना, गंगा से। और यमुना दोआब, जहाँ पे गंगा यमुना दोआब वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पर से। एंड नोमेडिक पास्टोरलिस्ट वेयर ड्रिवन। जो नोमेडिक आदि मानव वगैरह थे या फिर जो भी आश्रय लेके उस एरिया पे रहते थे, वेयर ड्रिवन अवे, उनको उन्होंने दूर भगाना स्टार्ट किया। पीजेंट वेयर मेड टू इनकरेज एग्रीकल्चर। जो किसान हैं उनको उन्होंने क्या किया, इनकरेज किया कि खेती करें। न्यू फोर्ट, नए किले बनवाए। एंड टाउन वेयर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट रूट एंड प्रोवाइड रीजनल ट्रेड। उन्होंने काफ़ी किले बनवाए, टाउन्स बनवाए, कस्बे बनवाए, क्या करने के लिए, रास्ते बनाए उन्होंने, प्रोवाइड रीजनल ट्रेड, अपना जो व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने रास्ते वगैरह बनवाए। द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस ऑन द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सल्तनत थी उसको एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो एक्सटर्नल फ्रंटियर था, फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा, तो जो बाहरी सीमा थी उसको भी उन्होंने क्या किया, बढ़ाने का सोचा। द एक्सपेंशन स्टार्टेड अंडर द रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कंटिन्यूड टिल द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ कैसे, एक्सपेंशन जो है हमारे स्टार्ट हुआ अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उस उनके ही शासन में क्या हुआ,
ये सारा का सारा काम राज्य को जो बढ़ाना था, ये सारा काम स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड सल्तनत ट्रूप गेट एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लैब्स, टर्टरीज एंड प्रीसियस मेटल्स, ठीक है ना। तो ये क्या हुए इस पीरियड में, क्या हुए, सल्तनत ट्रूप्स गेट एलिफेंट, हाथियों का जो दल होता है ना, ये घोड़े का जो दल होता है, और जो गुलाम वगैरह होते हैं, टर्टरीज होती हैं, ठीक है, तो और प्रीसियस मेटल वगैरह, ये सब चीज़ें वो ना क्या करें, इकट्ठा करने लगे बाई, और उनको पावर को बढ़ाने लगे। By the end of Muhammad bin Tughlaq's rule, Sultanate armies had marched in a large part of the continent, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रूल्स, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का रूल्स जो है ना, सल्तनत आर्मी हैड मार्च इन लार्ज पार्ट ऑफ, बहुत बड़े ज़्यादा एरिया में क्या करने लगी, जाने लगी। उनकी आर्मीज़ वगैरह जो सेना थी, उनका जो सैनिक दल था दूसरे कंटिनेंट में, रिवल आर्मीज वेर डिफेटेड, तो उनकी आर्मी क्या होने लगे, डिफेटेड होने लगे, हारने लगे। फॉर मेंटेनेंस द सल्तनत आर्मीज हैड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीजेंट, तो अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में वो जाने लगे, ठीक है, तो वो डिफेट हारने लगे, और मेंटेनेंस के लिए तो टैक्स चाहिए था, पैसा वगैरह चाहिए था उनको मेंटेन करने के लिए। तो वो टैक्स कहाँ से लेने लगे, पीजेंट यानी किसानों से वो टैक्स लेना स्टार्ट किया उन्होंने। तो अलाउद्दीन खिलजी है ना जो, उसने ही सबसे ज़्यादा टैक्स जो है चालू किया था, सबसे ज़्यादा। मॉस्क वर्शिप प्लेस ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है ना। जो मॉस्क होते हैं वर्शिप प्लेस ऑफ द मुस्लिम के जो होते हैं ना, ये पूजा घर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जहाँ वो पूजा करते हैं। अ मॉस्क और मस्जिद इज़ अ प्लेस वेयर द मुस्लिम पोस्ट्रेट इन रिवेंस टू अलमाइटी अल्लाह, जो अलमाइटी का मतलब होते हैं अपने, रिवेंस का मतलब होते हैं उनकी सेवा में प्रे करते थे। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि मुस्लिम जो है एक जगह पे इकट्ठे होकर के प्रे करते थे अपने अल्लाह से। मुस्लिम इन अ कॉन्ग्रेशनल मॉस्क नॉर्मली से द प्रेयर टुगेदर, कॉन्ग्रेशनल का मतलब होता है सामुदायिक, तो मुस्लिम इकट्ठा होकर के जहाँ पे प्रे करते थे उस जगह को क्या कहते थे, मॉस्क कहते थे। द मोस्ट लर्नड मेल इज़ कॉल्ड एज इमाम, तो जो उनका जो मेन होता था ना, जैसे हमारे यहाँ होते हैं मंदिर में पंडित होते हैं, तो जो मेन उनका लर्नर था उसको क्या कहते थे वो लोग, इमाम कहते थे, लीडर। इमाम का मतलब हो गया लीडर ऑफ द प्रेयर, प्रार्थना का जो लीडर होता है। ही इवन डिलीवर द खुतुबा सरमन इन फ्राइडे प्रेयर, अच्छा जो शुक्रवार की उनकी प्रेयर होती थी खुतुबा, खुतुबा का मतलब क्या होता है, जैसे हम ना प्रवचन देते हैं ना, तो उनके में ये खुतुबा बोला जाता है, ठीक है ना, प्रवचन वगैरह। तो ये फ्राइडे को उनका मेन होता था, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेयर द मुस्लिम्स फेस टुवर्ड मक्का, ये मक्का की तरफ फेस करके ही अपना जो है प्रार्थना वगैरह करते थे। द होली सिरियन ऑफ मक्का, ये क्या मक्का क्या है, उनका पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए उसी तरफ वो फेस करके करते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्यूबला, उसे क्यूबला कहा जाता है। इन इंडिया, भारत में इट इज़ टुवर्ड द वेस्ट, ये पश्चिम की ओर है। इंडिया में हमारे क्या है, जो मक्का है वो पश्चिम की ओर है। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजी एंड द तुगलक्स, अच्छा ये जो प्रशासन हुआ खिलजी और तुगलक्स के बीच में, उसे एक बार देख लेते हैं। और अंडर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या हुआ, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इंटू 4 चीफ ग्रुप, नेमली एस्टोक्रेट्स, प्रीस्ट, टाउन डेवलर और पीजेंट। ये जो सोसाइटी है उसको 4 लोगों में बांट दिया गया है। एस्टोक्रेट्स का मतलब होता है जो आप कह सकते हैं कि इसको, जो कम जातियाँ होती हैं, है ना, ये आदिवासी वगैरह होते हैं, ये प्रिस्ट हो गया, पंडित वगैरह हो गया। टाउन ड्वेलर का मतलब होता है जो, ड्वेलर का मतलब होता है व्यापारी, जो गाँव व्यापार करने के लिए आते हैं कस्बों में। एंड पीजेंट हो गए किसान, इन लोगों के बीच में इनको बांट दिया गया था। द रिच नोबल एंड द सुल्तान्स लिव्ड इन अ ग्रेट लग्जरी, जो रिच होते थे, अमीर होते थे, जो नोबल्स होते थे, यानी कि जो सभ्य लोग होते थे और थोड़ा ज्ञानी होते थे, और जो सुल्तान होते थे ये काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते थे, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से। द नोबल्टी चेक द रॉयल पावर, ठीक है, नोबल्टी कैसे चेक होती थी, उनकी रॉयल पावर, उनका जो पावर होता था रॉयल होता था, अच्छा बढ़िया रौबदार होता था। इन 13th सेंचुरी द नोबलिटी वाज कंपोज्ड ऑफ पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन बिलोंग टू 2 ग्रुप्स नेम टर्किश स्लैव नोबल एंड द नॉन टर्किश फॉरनर ऑफ हाई बर्थ, तो 2 ग्रुप में इनको भी बांट दिया गया था, नोबलिटी को भी। ये टर्किश स्लैव होते थे, मतलब टर्किश के जो गुलाम होते थे, लेकिन वो नोबल होते थे। और जो नॉन तर्किश, जो तर्किश के नहीं हैं, फॉरनर हैं, उनको भी वो 2 ग्रुप में बांटा गया था, एक तर्किश के और एक नॉन तर्किश। आउट ऑफ द 2 ग्रुप नोबल आर टर्क्स वे आर मोर पावरफुल, इन दोनों ग्रुप में जो थे ना, जो तर्किश थे वो काफ़ी, टर्क जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे।
थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड द रिलेशन बिटवीन क्राउन एंड नोबिलिटी वेरीड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर एंड पर्सनल एबिलिटी तो सुल्तान द नोबिलिटी नॉट अ सिंगल untitled political order, they exercise check on the royal power not as an institution. क्या होता था, जो बिटवीन क्राउन जो राजा था और क्राउन एंड नोबिलिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा इनके डिफरेंस था, तो ये क्या करते, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर एबिलिटी को चेक करते थे ऑफ द सुल्तान के लिए द नोबिलिटी वाज नॉट अ सिंगल, नोबिलिटी केवल ज़रूरी नहीं था कि नोबिलिटी ही होनी चाहिए, अनटाइल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर भी होना चाहिए उनके, मतलब हर तरह का गुण होना चाहिए उनमें। दे एक्सरसाइज चेक ऑन रॉयल पावर, उनकी रॉयल पावर भी एक्चुअली उनकी चेक होती थी, एक्सरसाइज्ड मतलब शारीरिक रूप से भी वो क्या होनी चाहिए, मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए, और इनको सिखाया भी जाता था ये सारी चीज़ें। इक्ता सिस्टम क्या है, अंडर दिस सिस्टम इंस्टेड ऑफ पेइंग सैलरी टू ऑफिसर इन कैश, जो ऑफिसर्स को कैश में सैलरी दी जाती थी ना, तो उसको क्या कहते थे हम, इक्ता कहते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ही वॉज ग्रांटेड सर्टेन रेवेन अराइजिंग फ्रॉम लैंड और विलेज, और ये कहाँ से मिलता था हमको, ये हमको लैंड और विलेज गाँव से और ज़मीनों से मिलता था। दिस लैंड ग्रांट कॉल्ड इक्ता, ये जो ज़मीनें होती थी ना, जिनको जो ज़मीनें दी जाती थी उसको इक्ता कहा जाता था, एंड देयर होल्डर, और ये ज़मीनें जिनको दी जाती थी ये कॉल्ड इक्तादार, उसको इक्तादार कहा जाता था। ज़मीनों को इक्ता कहा जाता था और जिनको ये दिया जाता था उन होल्डर्स को क्या कहते थे, इक्तादार। Under this system, revenue which collected a certain amount was kept as salary and another amount was to remain solder the sultans, ठीक है। तो इसका कुछ हिस्सा क्या किया जाता था, सैलरी के रूप में दिया जाता था, और कुछ हिस्सा जो है रख लिया जाता था, और उससे जो सिपाही सेना सोल्जर्स होते थे सुल्तान के, उनको मेंटेन किया जाता था, ठीक है, उनके लिए भी खर्च किया। द ऑफिसर्स वेर एक्सपेक्टेड टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो जो ऑफिसर्स होते थे जिनको ये रखा गया है, जिनको ज़मीनें वगैरह दी गई हैं, इक्ता दिया गया है, तो वो क्या करते, जो इक्तेदार होते थे वो क्या करते थे, जो इनकम आ रही है कहाँ से आ रही है और वो खर्च कहाँ पे हो रही है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च, तो वो खर्च कहाँ पे हो रही है, सारा का सारा उनको हिसाब रखना होता था। रेवेन्यू देख लीजिए क्या होता है, ठीक। लैंड वॉज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो ज़मीन थी वो मुख्य सोर्स था रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब कि जो पैसा भी हमारे पास आ रहा है, कलेक्शन जो आ रहा है। फॉर काइंड ऑफ टैक्सेस वेयर अलाउड अंडर होली इस्लामिक लॉ, खरज वाज द लैंड टैक्स, तो यहाँ पे क्या था, अंडर होली इस्लामिक लॉ, जितने भी पवित्र इस्लामिक नियम थे उनके अंदर क्या होता था, टैक्सेस वेयर अलाउड, वहाँ टैक्सेस अलाउड थे। खरज वाज द लैंड टैक्स, खरज क्या था, लैंड ज़मीन का टैक्स था। खासमा वाज टैक्स लीव्ड ऑन द बॉडी कैप्चर इन वॉर, जो बॉडी कैप्चर करी जाती थी ना, युद्ध होते थे तो उसके लिए खासमा लगता था। जक़ात वाज इन एडिशनल टैक्स, जक़ात एक और टैक्स था ऑन मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम समुदाय का एक और टैक्स था। एंड जजिया वाज द टैक्स ऑन नॉन, ये इंपॉर्टेंट है आपका जजिया, ठीक है, जजिया टैक्स है, ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, बाकी टैक्स तो मुस्लिम भी उसमें इंक्लूड होते थे, बाकी जजिया टैक्स जो था वो नॉन मुस्लिम, जो हिंदू वगैरह पारसियन वगैरह होते थे उनसे ये लिया जाता है। देयर वेयर 3 मोड ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, नेमली कंपाउंडिंग, मेजरमेंट एंड शेयरिंग, ठीक है, ये 3 मोड होते थे ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत नेमली, तो ये कौन कौन से होते हैं, कंपाउंडिंग, मेजरमेंट एंड शेयरिंग। कंपाउंड करना, मिक्स कर लेना, मेजरमेंट उनको नापना, और शेयरिंग बांटना। अलाउद्दीन रेज टैक्सेशन ऑफ द हाईएस्ट, अलाउद्दीन ने सबसे ज़्यादा टैक्स क्या हुआ था, लगाया हुआ था पूरे शासन में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो शासन वगैरह चला है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स किसने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया है। और जो असेसमेंट आती थी, वहाँ की जो संपत्ति आती थी सल्तनत की, तो उसको क्या किया जाता था, सारी जितना असेसमेंट टैक्स था उसको इकट्ठा किया जाता था, उसको मेजरमेंट किया जाता था और उसको आपस में शेयर कर लिया जाता था अकॉर्डिंग टू नीड्स, ठीक है। चैप्टर आपका फिनिश हुआ, आंसर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।